हेलो एवरीवन, बोर्ड वो में आप सभी का स्वागत है। हमें विकास गुप्ता और आप हैं हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो कृपया ध्यान दीजिए। तो भूगोल का जो हम लोग का सीरीज चल रहा था, भारत संसाधन एवं उपयोग, जो पहला चैप्टर है, उसके जो लास्टवा जो खंड है अंगों वाला, शक्ति संसाधन यानी ऊर्जा संसाधन वाला चैप्टर, तो पूरा का पूरा हम लोगों ने लाइन बाय लाइन क्लास में पढ़ लिया था। ठीक है, उसके महत्वपूर्ण जो भी 1 नंबर वाले क्वेश्चन है वो भी हम लोगों ने कर लिया था। आज हम लोग पूरा का पूरा जो उसका लघु उत्तरीय और जो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है सबके सब कंप्लीट करने वाले हैं। ध्यान से एक एक क्वेश्चन देखते चलिए, समझते चलिए और कॉपी में खूब बढ़िया से लिख लीजिए। केवल आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा क्योंकि आप लोगों ने पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ रखा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। चलिए, जैसा कि देख रहे हैं, भारत संसाधन एवं उपयोग, शक्ति संसाधन। ठीक है, उस चैप्टर के सभी के सभी क्वेश्चन सर है, आसान शब्द में लिखे गए हैं और शब्द सीमा को ध्यान में रख के लिखा गया है कि जितना लघु उत्तरीय लिखना होता है उतना ही लिखा गया और दीर्घ उत्तरीय जितना लिखना होता है उतना ही लिखा गया है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के तीन उदाहरण लिखिए। तो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत और गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के बारे में आपको बताया गया था। ध्यान दीजिए, केवल यहाँ पे उदाहरण पूछा है। तो लिखा है बाबू, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस शामिल है जो कि समापनीय है। एक और उसमें बात मेंशन कर दिया गया है, इससे थोड़ा आंसर अट्रैक्टिव बन जाता है, आकर्षक बन जाता है, याद रखिएगा। ऐसे ही आप लोग भी पॉइंट करके लिखेंगे क्योंकि इसमें दो चीजों के बारे में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, एक और लिख दिया गया है, जैव ऊर्जा आदि शामिल है जो अक्षय और प्रदूषण मुक्त होते हैं। जी हाँ, गैर पारंपरिक स्रोत जो होते हैं ये प्रदूषण मुक्त होते हैं, इनसे किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलता है। तो ये है इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन 2 नंबर है, ध्यान दीजिएगा। गोंडवाना समूह के कोयला क्षेत्र के नाम लिखिए। यानी गोंडवाना समूह जो 20 करोड़ वर्ष पूर्व वहां पर मिला था, उस क्षेत्र का नाम लिखना है। ध्यान दीजिएगा सर, उसमें जितने भी क्षेत्र हैं उसका नाम लिखना है। तो आंसर देखिए कैसे लिखा गया है। गोंडवाना समूह के कोयला क्षेत्र मुख्यतः 4 नदी घाटियों में स्थित हैं। 4 नदी घाटियों में कौन कौन? तो दामोदर घाटी, सोन घाटी, महानदी घाटी और वारघा गोदावरी घाटी। ठीक है, इसमें पॉइंट डाल दिया गया है। इसमें भारत के लगभग 96% कोयले का भंडार है, याद रखेगा, गोंडवाना समूह के इन सभी क्षेत्रों में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू, झारखंड के राज्य के मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्रों के नाम अंकित कीजिए। यानी कि झारखंड में जितने भी मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं उनका नाम लिख देना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लिखा गया है, झारखंड के मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्र झरिया, बोकारो, गिरिडीह, कर्णपुरा और रामगढ़ है। यहाँ देश के 30% से अधिक कोयला भंडार उपस्थित है और ये क्षेत्र कोयला उत्पादन में अग्रणी है, याद रखिएगा। यानी देश के 30% कोयला यहीं से निकल कर आता है और ये अग्रणी यानी कि सबसे आगे है कोयला उत्पादन में। ये सभी क्षेत्र जो कहाँ है? तो हमारे झारखंड में है। ठीक है, झरिया, वाह, बलम गईले झरिया, ना ना फेंक देले थरिया, बलम गईले झरिया, गाना सुने लोग। चलिए ताबीज बना के पहन तुझे, पंखा चल रहा है, बंद कर दे सभी। अगला क्वेश्चन है, कोयले के विभिन्न प्रकारों के नाम लिखिए। यानी कोयला के विभिन्न प्रकार 4 गो आपको बताया गया था, याद आ रहा है? तो कौन कौन प्रकार है? देखिए आंसर ऐसे लिखना है, कोयला 4 प्रकार का होता है। एगो एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। हाँ, इसमें लिख दिया गया है, सबसे उच्चतम गुणवत्ता वाला एंथ्रासाइट होता है और निम्न गुणवत्ता वाला ये दोनों होते हैं। ठीक है, सबसे कम ये वाला होता है, सबसे ज्यादा धुआं देता है। आगे देखिए, इसमें एक पॉइंट डाल दिया गया है, इनके कार्बन स्तर और ऊर्जा उत्पादन क्षमता में भिन्नता होती है। जी हाँ सर, ऊर्जा उत्पादन क्षमता में भिन्नता होती है और कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा इसमें होती है, उससे थोड़ा कम इसमें, उससे थोड़ा कम, सबसे कम इसमें। इसलिए धुआं देता है तो ऊर्जा कम देता है और ये ऊर्जा सबसे ज्यादा देता है। धातुओं को गलाने में इसका काम किया जाता है, याद रखिएगा, उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर है बाबू, पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है? जी हाँ, यानी पेट्रोलियम से कौन कौन से चीज, कौन कौन से वस्तुएं बनाए जाते हैं? ध्यान दीजिएगा, पेट्रोलियम से गैसोलीन, डीजल, किरासन तेल, स्नेहक, कीटनाशक दवाएं, साबुन, प्लास्टिक,
और कृत्रिम रेशा जैसी कई वस्तुएं बनाई जाती हैं जो दैनिक जीवन और उद्योगों में आवश्यक है। तो इसका आंसर तो एकदम सरल है। अगला क्वेश्चन है, सागर सम्राट क्या है? याद रखिएगा सर, मुंबई हाई। मुंबई हाई जो है ना, उस क्षेत्र में जो तेल निकाला जाता है, वहां पर सागर क्षेत्र एगो जलयान है, एगो जहाज है, सुनिएगा। तो सागर सम्राट यानी सागर सम्राट, सुनिएगा, सागर सम्राट एक जलयान है जो समुद्र में तेल के कुएं खोदने का काम करता है। यह मुंबई हाई क्षेत्र में स्थित है और समुद्र के नीचे तेल खोजने के लिए उपयोग होता है। याद कर लीजिएगा, ये सागर सम्राट है जो कि एगो जहाज है। ठीक है, चलिए अगला है, किन्हीं 4 तेल शोधक कारखानों का स्थान निर्दिष्ट कीजिए, यानी 4 तेल शोधक कारखानों का नाम लिखना है। ध्यान दीजिएगा सर। तो भारत में प्रमुख तेल शोधक कारखाने कहाँ? डिगबोई जो कि असम में है, मुंबई, भटिंडा और पानीपत में स्थित है। यहाँ पे लिख दिया गया है सर, जहां कच्चे तेल को परिष्कृत कर पेट्रोल, डीजल आदि उत्पाद बनाए जाते हैं। यानी यहाँ से केवल कच्चा तेल निकलता है सर, और यहाँ पर परिष्कृत करके क्या किया जाता है? पेट्रोल निकाल लिया जाता है, डीजल निकाल लिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जल विद्युत उत्पादन के कौन कौन से मुख्य कारक हैं? जल विद्युत उत्पादन कहां कहां से होता है, किन किन चीजों से होता है, वही वाला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। तो जल विद्युत उत्पादन के लिए सदावाहिनी नदियां, जी सर, नदियां जो कि हमेशा बह रही हैं, चल रही हैं। जल प्रवाह की अधिकता यानी जल प्रवाह उसमें होना चाहिए, तबे न नचेगा तो बिजलियां देगा। नदी का ढाल, जितना ज्यादा ढाल होगा उतना ज्यादा प्रेशर में पानी जाएगा। आगे देखिएगा सर, जल प्रपात, पूंजी निवेश, तकनीकी ज्ञान और औद्योगिक व वाणिज्यिक विकास जरूरी है। यानी इन सभी चीजों से जल विद्युत उत्पादन किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू, नदी घाटी परियोजनाओं को बहुउद्देश्य परियोजना क्यों कहा जाता है? याद रखिएगा। जी हाँ, नदी घाटी परियोजनाओं को बहुउद्देश्य परियोजना भी कहा जाता है। तो आंसर ऐसे लिखा गया है कि नदी घाटी परियोजनाओं को बहुउद्देश्य परियोजना कहा जाता है क्योंकि ये परियोजनाएं सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, मछली पालन, जल परिवहन, पर्यटन और जल संरक्षण सहित कई कार्यों में उपयोगी होती है। जी हाँ, एक के साथ साथ कई कार्यों में इनका प्रयोग किया जाता है, इसलिए बहुउद्देश्य यानी कि बहुत सारा उद्देश्य के साथ ये अपना काम करती है, इसलिए इसको बहुउद्देश्य परियोजना भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर है बाबू, हीराकुंड, तुंगभद्रा एवं रिहंद परियोजनाएं किन राज्यों में है? केवल यही क्वेश्चन पूछा है, आप भी आंसर ऐसे ही लिखेंगे। तो हीराकुंड परियोजना उड़ीसा में है, तुंगभद्रा परियोजना कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश में, रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश में। याद रखिएगा, यहाँ पे पॉइंट डाल दिया गया है, ये परियोजनाएं सिंचाई और विद्युत उत्पादन के मुख्य स्रोत है। जी हाँ, इतना लिखने के बाद आप ये भी जरूर लिखेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा सर, नंबर एक भी नंबर आपका नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, ताप शक्ति क्यों समाप्य है? यानी ताप शक्ति धीरे धीरे खत्म हो रहा है, क्यों समाप्य है? यही आंसर पूछा गया है, समाप्य संसाधन है। तो ताप शक्ति जीवाश्म ईंधनों पर आधारित होता है, याद रखिएगा, और ये सीमित होते हैं। जी हाँ, ये संसाधन खत्म हो सकते हैं, इसलिए इन्हें समाप्य संसाधन कहा जाता है, और इनके उपयोग में प्रदूषण भी होता है। कोयला तो एक दिन खत्म होगा ही होगा, पेट्रोलियम भी खत्म होगा सर, जाहिर सी बात है। और जब कोयला जलाया जाता है तो वायुमंडल प्रदूषित, उससे धुआं निकलता है, तो होता है कि नहीं होता है? ये सभी जीवाश्म ईंधन पर आधारित होता है, याद रखिएगा। आगे यानी कि जलते हैं तब ये ईंधन या ऊर्जा देते हैं। भारत में ताप शक्ति संयंत्रों में मुख्य रूप से कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का उपयोग करके विद्युत का उत्पादन होता है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, परमाणु शक्ति किन खनिजों से प्राप्त होती है? जी हाँ, परमाणु शक्ति किन खनिजों से प्राप्त होती है? परमाणु शक्ति की बात किया है तो याद रखिएगा, परमाणु शक्ति यूरेनियम, मोनाजाइट, इल्मेनाइट, वैनेडियम और ग्रेफाइट जैसे खनिजों से प्राप्त होती है, जिनका उपयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में किया जाता है। जी हाँ सर, यानी इन सभी खनिजों का प्रयोग परमाणु बनाने में किया जाता है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र में, यानी ये सभी मशीनें बनाने में की जाती है। अगला है, यही सर मोनाजाइट दिखाई दे रहा है। तो मोनाजाइट भारत में कहां पाया जाता है, क्वेश्चन पूछा है। तो मोनाजाइट भारत के केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। इसमें पॉइंट डाल दिया गया है, ये समुद्र तटीय बालू में भी उपस्थित है, याद रखिए। यानी जो मोनाजाइट है ना, ये समुद्र तटीय बालू में भी मिल जाता है, वहां भी उपस्थित है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन अगर पूछ दे कि मोनाजाइट जो खनिज है उससे क्या होता है, तो बता दीजिएगा परमाणु शक्ति बनाए जाते हैं, इनके परमाणु ऊर्जा संयंत्र में इनका उपयोग किया जाता है।
14 नंबर क्वेश्चन है बाबू, सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है? सौर ऊर्जा, सोलर सिस्टम, सोलर समझ में आता है, सभी के छतों पर लगा होता है, किसी किसी घर, सुनिएगा ध्यान से। तो सौर ऊर्जा का उत्पादन फोटोवोल्टाइक सेल्स के माध्यम से होता है। जब सूर्य की किरणें इन सेल्स पर पड़ती है तो वे प्रकाश ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। इसे सौर पैनल या सोलर सेल भी कहा जाता है, यानी सौर ऊर्जा को याद रखिएगा। इसमें पॉइंट डाल दिया गया है बाबू, सौर ऊर्जा पर्यावरण के लिए, यानी सौर ऊर्जा जो है ये पर्यावरण के लिए स्वच्छ और नवीकरणीय स्रोत है, नवीकरणीय संसाधन भी आप बोल सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। हाँ, सोलर में ये लगा, सोलर में ना देखिएगा उसमें एकदम पानी खानी एकदम चमकता हुआ इस तरह एकदम पट्टी पट्टी खानी रहता है ना, सब एकदम लगे 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 लगे, वही सूर्य की रोशनी अवशोषित करता है और वही ऊर्जा में बदल जाता है, यानी विद्युत यानी बिजली बना देता है। सबसे लास्ट क्वेश्चन है बाबू, लघु उत्तरीय का, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, किताब में जो प्रश्न है वही है, ठीक है। बाकी जितने भी प्रीवियस ईयर है उसका तो एक स्पेशल सीरीज चलेगा, आपको पता ही है। चलिए, भारत के किन क्षेत्रों में पवन ऊर्जा के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं? जी हाँ सर, भारत की पवन ऊर्जा के लिए जो बड़का बड़का पंखिया नहीं लगा रहता है, आप फिल्मों में देखे होंगे, खूब चलता रहता है हमेशा हवा के माध्यम से, तो कौन सा क्षेत्र है जहां पर ये लगाया जाए तो बेहतर है, बिजली मिल सकता है? यही वाला क्वेश्चन पूछा है। तो पवन ऊर्जा के लिए भारत के तमिलनाडु, साउथ मूवी में बहुत ज्यादा आप लोग देखे होंगे, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक में अनुकूल परिस्थितियां हैं। कौन सा? तो पवन ऊर्जा के लिए, याद रखिएगा। पॉइंट 2 को डाल दिया गया है, इन स्थानों पर मानसून और पछुआ पवनें ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग की जाती हैं, यानी बहते रहता है, अब बहेगा तो पंखवा नाचते रहता है, अब पंखवा नाचते रहता है तो बिजली निकलते रहता है। आगे देखिएगा, गुजरात के कच्छ में पवन ऊर्जा का बड़ा संयंत्र है, ये पॉइंट डाल दिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, ठीक है। पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा संयंत्र कहाँ है? तो गुजरात के कच्छ में है। कहाँ है? गुजरात के कच्छ में। चलिए, अब क्वेश्चन शुरू होता है वो दीर्घ उत्तरीय। देखो, दीर्घ उत्तरीय कभी भी प्रश्न जो होता है, ये देखिए, रटना ठीक है, अच्छी बात है, रटिए, कोई बात नहीं, लेकिन याद रखिएगा जितना ज्यादा समझिएगा ना उतना ज्यादा आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को ऑब्जर्व कर पाइएगा और एग्जाम में बेहतर रूप से रिप्रेजेंट कर पाइएगा, लिख पाइएगा, ठीक है। तो समझने का प्रयास कीजिएगा प्रत्येक क्वेश्चन को, किस तरह से कौन सा पॉइंट कैसे डालकर कैसे बनाया गया है, ठीक है। आगे देखिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कम से कम 150 से ज्यादा शब्दों में लिखना होता है, तो लिखने के लिए तो शब्द चाहिए, और शब्द के लिए कंटेंट चाहिए, और कंटेंट के लिए अगर आप पाठ पढ़े होंगे बढ़िया से तो ऑटोमेटिक लिखा ही जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि शक्ति संसाधन का वर्गीकरण विभिन्न आधारों के अनुसार उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ध्यान से, क्या शक्ति संसाधन जो चैप्टरवा है ना, शक्ति संसाधन, उसी का वर्गीकरण करना है। विभिन्न आधार, जितने भी आधार बताए गए हैं उन्हीं के आधार पर, वो भी उदाहरण सहित क्वेश्चन ये दिया है। ध्यान दीजिए उत्तर कैसे लिखा गया है। शक्ति संसाधन का वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला उपयोग के स्तर पर होता है, यानी उपयोग के आधार पर होता है। तो उपयोग के आधार पर कौन कौन होता है? तो सतत शक्ति संसाधन और समापनीय शक्ति संसाधन। अब सतत शक्ति संसाधन में कौन कौन आते हैं? तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, प्रवाहित जल आदि होते हैं। इसमें एक और पॉइंट डाला गया है, ये स्रोत लगातार मिलते रहते हैं, यानी ये बनते रहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और ये समापनीय क्या है? सब तो कोयला ये खाली खत्म होने के फिर ना मिली है, फिर ओकरा बने में 2 करोड़ साल लगी, लाख लगी, तब न बनी। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सीमित मात्रा में होते हैं, याद रखिएगा। ये जो संसाधन होते हैं ये सीमित मात्रा में होते हैं, समापीय शक्ति संसाधन। जो दूसरा है वो उपयोगिता के आधार पर होता है। तो उपयोगिता के आधार पर कौन कौन है? तो प्राथमिक ऊर्जा और गौण ऊर्जा। प्राथमिक ऊर्जा में कौन कौन आते हैं? तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जैसे स्रोत सीधे मिल जाते हैं। आगे देखिएगा सर, अब गौण ऊर्जा में कौन कौन आते हैं? तो विद्युत ऊर्जा जो प्राथमिक ऊर्जा से प्राप्त होती है, यानी विद्युत ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? इससे प्राप्त होती है, यानी जो गौण ऊर्जा होती है ये प्राथमिक ऊर्जा के माध्यम से प्राप्त होती है। जी हाँ, आगे देखिएगा, अगला 3 नंबर उसी का टॉपिक है सर। किसके आधार पर अब आ रहा है? तो स्रोत की स्थिति के आधार पर। ध्यान दीजिएगा, स्रोत की स्थिति के आधार पर। तो स्रोत की स्थिति के आधार पर एगो क्षयशील ऊर्जा स्रोत होता है, एगो अक्षयशील ऊर्जा स्रोत होता है। यानी क्षय का मतलब होता है जो धीरे धीरे खत्म होगा, और अक्षयशील का मतलब होता है जो कि बनता रहेगा, हमेशा खत्म नहीं होगा। एक तरह से आप ध्यान देंगे ना सर, तो सभी में एक ही प्रकार का एग्जाम्पल लिखा गया है, खाली नामों अलग अलग से है, ठीक है। तो एक बार पढ़िएगा, लिखिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा। तो क्षयशील में कौन कौन है? तो कोयला यानी खत्म होने वाला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। अक्षयशील में कौन कौन है? तो सौर ऊर्जा, पवन, जल, लहरें, ये सभी क्या है? तो ये कभी खत्म होने वाली चीजें नहीं है। सबसे लास्ट नहीं सर, सेकंड लास्ट है, यहाँ देखिएगा।
संरचनात्मक गुणों के आधार पर, जी हाँ सर, संरचनात्मक गुणों के आधार पर एगो जैविक ऊर्जा स्रोत होता है, एगो अजैविक ऊर्जा स्रोत होता है। तो जैविक ऊर्जा स्रोत में देखिएगा हम लोग बायोगैस से बनाते हैं, लोग बायोगैस तो कहाँ से मिलता है, तो मानव एवं पशु शक्ति बायोगैस, ठीक है, तो पशुओं से मिल जाता है। अजय उनके जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उन्हीं को ना सड़ा गला करके बनाया जाता है बायोगैस। अजैविक ऊर्जा स्रोत कौन कौन होते हैं, तो कोयला, सौर, पवन, ये सभी अजैविक ऊर्जा स्रोत के उदाहरण है। अगला है सबसे लास्ट, मक्खी बैठ जाती है लोग कभी कभी, हटो जी। चलिए सबसे लास्ट है बाबू, समय के आधार पर, जी हाँ सर। तो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत और गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत ऊपर भी आया था लघु उत्तरीय में, सबसे पहले के क्वेश्चन था, सुनिएगा ध्यान से। तो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत में कौन कौन आते हैं, वही कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जो कि समापनीय है, यानी एक ना एक दिन समाप्त हो जाएंगे। और गैर पारंपरिक में कौन कौन आते हैं, वही सर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय और परमाणु, जो कि हम लोग हमेशा उसको बना सकते हैं। चलिए इस तरह से पहला क्वेश्चन का आंसर था। दूसरा क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, भारत में पारंपरिक शक्ति के विभिन्न स्रोतों का विवरण प्रस्तुत कीजिए। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, तो भारत में पारंपरिक शक्ति के विभिन्न स्रोतों का विवरण प्रस्तुत कीजिए। तो आंसर लिखा गया है बाबू, भारत में पारंपरिक शक्ति के प्रमुख स्रोत कोयला, स्रोत मुख्यतः कौन कौन है, तो कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, ये सभी जीवाश्म ईंधन होते हैं और समाप्य संसाधन है। पारंपरिक में कौन कौन आए थे, गैर पारंपरिक था, एगो पारंपरिक था। तो पारंपरिक में समाप्य वाला था, पहले वाला क्वेश्चन अबे ऊपर हम पढ़ाए, यही चीजें याद रखिएगा। आगे देखिएगा, अब कोयला के बारे में, पेट्रोलियम के बारे में, प्राकृतिक गैस के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख दिया गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखना पड़ता है। तो कोयला में क्या लिखा गया है, आप लोग पढ़ाया गया था, भारत में कोयला ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है, मुख्यतः गोंडवाना समूह के कोयले का 96% भंडार यही स्थित है, याद रखिएगा, हमारे भारत में, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है बेटा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के बारे में क्या लिखा गया है, तो आधुनिक युग की प्रमुख ऊर्जा स्रोत है। जी हाँ, आधुनिक, अभी पेट्रोल खूब चल रहा है, चारों ओर तो लोग मोटरसाइकिल में चल रहा है, हर एक चीज पेट्रोल का यूज सबसे ज्यादा है। पेट्रोलियम आधुनिक युग की प्रमुख ऊर्जा स्रोत है। पेट्रोलियम से वाहन ईंधन, प्लास्टिक, औद्योगिक कच्चा माल आदि प्राप्त होते हैं। जी हाँ सर, यानी ये सभी चीजें पेट्रोलियम से बनाए जाते हैं। ये वाला चीज ऊपर भी आया था, आगे देखिएगा, लघु उत्तरीय में भी था। प्राकृतिक गैस, जी हाँ, यह तेजी से और महत्वपूर्ण होते जा रहे ऊर्जा स्रोत है। प्राकृतिक गैस का उपयोग बिजली उत्पादन में, उद्योग में, घरेलू गैस में और परिवहन में होता है, याद रखिएगा। यहाँ पे एक पॉइंट डाल दिया गया है, ये पारंपरिक स्रोत सीमित हैं और इनके उपयोग से पर्यावरण प्रदूषित भी होता है, क्योंकि ये जीवाश्म ईंधन होते हैं, याद रखिएगा। इसलिए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत का विकास जरूरी है। वैकल्पिक का मतलब वह चीज जिससे प्रदूषण भी ना हो और उसे हम हमेशा रिफॉर्म कर सके, हमेशा बना सके, जैसे कि सोलर सिस्टम है, ठीक है, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। 3 नंबर क्वेश्चन है बाबू कि गोंडवाना काल के कोयले का भारत में वितरण पर प्रकाश डालिए। जी हाँ, गोंडवाना कोयला जो कि 20 करोड़ वर्ष पूर्व, सुनिएगा ध्यान से, उत्तर लिखा गया है, गोंडवाना काल के कोयले का भारत में वितरण, वितरण पूछा यानी कहां, कैसे, इसका वितरण कहां पर कितना उत्पादित होता है, क्या है, सुनिएगा। वितरण मुख्यतः रूप से 4 नदी घाटियों में होता है और यह भारत के कोयला का लगभग 96% भंडार प्रदान करता है। ये क्षेत्र निम्नलिखित है। तो कौन कौन क्षेत्र है बाबू, ध्यान दीजिएगा, दामोदर घाटी जो कि झारखंड में है, सोन घाटी, महानदी घाटी जो कि छत्तीसगढ़ में है, वर्घा गोदावरी घाटी जो कि महाराष्ट्र में, ये वाला शायद ऊपर भी आया था, याद रखिएगा, ठीक है। सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। दामोदर घाटी, यह कोयला उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है, जहां झरिया, बोकारो, गिरिडीह, कर्णपुरा, रामगढ़ जैसे बड़े कोयला खदानें हैं, याद रखिएगा। इस क्षेत्र से देश का के धातु उद्योग को कोकिंग कोयला मिलता है, याद रखिएगा, ठीक है सर। कोकिंग कोयला किसका, एंथ्रासाइट का ही दूसरा नाम है कोकिंग कोयला, ठीक है। चलिए अगला है सोन घाटी। यह क्षेत्र मध्य भारत में आता है और महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र माना जाता है, ठीक है। महानदी घाटी जो कि छत्तीसगढ़ में है, यहाँ के कोयला क्षेत्र कृषि और उद्योग के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है, यानी कृषि और उद्योग के लिए जो कोयला जाता है वो महानदी घाटी यानी छत्तीसगढ़ से जाता है, याद रखिएगा। अगला है सबसे लास्ट, वर्घा गोदावरी घाटी जो कि महाराष्ट्र में है। यह क्षेत्र भी कोयला उत्पादन में अपना योगदान देता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक पॉइंट लिख दिया गया है कि गोंडवाना कोयला लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व बना था और यह मुख्यतः भारतीय औद्योगिक विकास का आधार है। झारखंड राज्य में इस कोयले का सर्वाधिक भंडार है और उत्पादन होता है झारखंड से, ठीक है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है,
कोयले का वर्गीकरण कर उनकी विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। कोयले का वर्गीकरण कर यानी कोयला कितना प्रकार, तो 4 प्रकार, और साथ ही साथ उनके बारे में थोड़ा लिखना भी है, विशेषताओं का वर्णन भी करना है। तो ध्यान दीजिएगा आंसर कैसे लिखा गया है। कोयले का वर्गीकरण कार्बन की मात्रा और गुणवत्ता के आधार पर 4 प्रकारों में किया जाता है, जिनकी विशेषताएं निम्नलिखित है। 1 नंबर एंथ्रासाइट था कोयला, ध्यान दीजिएगा, यह सर्वोच्च गुणवत्ता वाला कोयला होता है जिसमें 90% से अधिक कार्बन होता है। जलने पर यह धुआं नहीं उत्पन्न करता है और अत्यधिक उष्मा देता है। इसे कोकिंग कोयला भी कहा जाता है। अभी मैंने ऊपर बताया था कि कोकिंग कोयला एंथ्रासाइट का ही नाम है, सुनिएगा, कहा जाता है, और इसका उपयोग यानी धातुओं को गलाने में किया जाता है। चलिए, यह है एंथ्रासाइट। आपके एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि एंथ्रासाइट कोयले के प्रकार के बारे में लिखें, तो कितना आसान लिखा गया सर। ये सबसे उच्चतम क्वालिटी वाला कोयला होता है, इसमें 90% से अधिक कार्बन होता है, यह धुआं नहीं देता है, अत्यधिक उष्मा देता है, ऊर्जा देता है। इसे कोकिंग कोयला भी कहा जाता है और इसका उपयोग धातुओं को गलाने में किया जाता है। दूसरा है बिटुमिनस, सुनिएगा ध्यान से, इसमें 70 से 90% कार्बन होता है। इसे परिष्कृत कर कोकिंग कोयला बनाया जा सकता है। भारत का अधिकांश कोयला इसी वर्ग में आता है, याद रखिएगा। जी हाँ, भारत में सबसे ज्यादा ये बिटुमिनस कोयला आता है सर, ठीक है। चलिए, क्योंकि देखिएगा होटलों के लोग घर में भी सर कोयला का इस्तेमाल करते हैं, और सबसे पहले का तो खाली धातु गलान में किया जाता है। लिग्नाइट 3 नंबर है, इसमें 30 से 70% कार्बन होता है। यह निम्न गुणवत्ता वाला कोयला है जो कम उष्मा उत्पन्न करता है और अधिक धुआं देता है, याद रखिएगा। यह भूरा कोयला भी, इसे भूरा कोयला भी कहा जाता है। जी हाँ, इसे भूरा कोयला भी, लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहा जाता है, ठीक है। ये ज्यादा उतना धुआं नहीं देता है, ठीक है। ये पॉइंट निकाल भी देंगे तो चलेगा। अगले देखिएगा सर, पीट सबसे ज्यादा धुआं देता है, याद रखिएगा। हाँ, वो भी मतलब उसमें भी आएगा सर। पीट, इसमें 30% से कम कार्बन पाया जाता है, 30% से कम कार्बन पाया जाता है। यह दलदली इलाकों में पाया जाता है और कोयले से भी कम उष्मा देता है, याद रखिएगा, यानी बहुत कम उष्मा देता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत में खनिज तेल के वितरण का वर्णन कीजिए। खनिज तेल के वितरण का वर्णन करना है कि कहां से कितना कैसे निकलता है, क्या होता है, सुनिएगा ध्यान से। तो भारत में खनिज तेल के प्रमुख वितरण क्षेत्र निम्नलिखित हैं। तो कौन कौन क्षेत्र है, पहले ध्यान दीजिएगा। उत्तरी पूर्वी प्रदेश, गुजरात क्षेत्र, मुंबई हाई क्षेत्र और पूर्वी तटीय क्षेत्र और बाड़मेर बेसिन, ये है खनिज तेल के वितरण का मतलब प्रमुख क्षेत्र है, ठीक है। चलिए, तो आइए अब एक एक करके सबके बारे में देखते हैं। पहला है उत्तरी पूर्वी प्रदेश, लिखा गया है यह भारत का सबसे पुराना और प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र, याद रखिएगा। उत्तरी पूर्वी प्रदेश भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ 1866 में पहली बार तेल की खुदाई शुरू हुई थी। इस क्षेत्र में ऊपरी असम घाटी, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के बड़े तेल क्षेत्र शामिल है। दिग्बोई, नहरकटिया, मोरान, रुद्रसागर जैसे प्रमुख उत्पादक केंद्र यहाँ स्थित है, ठीक है। चलिए, अब गुजरात क्षेत्र के बारे में देखते हैं। लिखा गया है यह क्षेत्र खंबात के बेसिन और गुजरात मैदान में फैला हुआ है। याद रखिए, गुजरात क्षेत्र के यानी खंबात, यानी यह क्षेत्र खंबात के बेसिन और गुजरात मैदान में फैला हुआ है। यहाँ पहला तेल कुआं 1958 में खोजा गया था। अंकलेश्वर, कलोल, नौगांव, कुसाम्बा, मेहसाना प्रमुख उत्पादक केंद्र है, यानी कि यहाँ से ये गुजरात क्षेत्र के जो कोयला है यहाँ से निकला जाता है, याद रखिए, यानी गुजरात में ये सारे चीज सभी है। अगला है मुंबई हाई क्षेत्र। यह क्षेत्र मुंबई के तट से लगभग 176 किलोमीटर दूर अरब सागर में स्थित है, याद रखिएगा। मुंबई हाई क्षेत्र कहां पर है, तो ये कौन सा सागर, अरब सागर में स्थित है। तट से कितना दूर है, तो 176 किलोमीटर दूर है। यहाँ 1975 में तेल खोजने का काम शुरू हुआ था। समुद्र में सागर सम्राट नामक एक जलयान के माध्यम से तेल के कुएं खोदे जाते हैं। सागर सम्राट ऊपर लघु उत्तरीय में भी आया था, सुनिएगा ध्यान से। मुंबई हाई क्षेत्र में लगभग 80 करोड़ टन तेल का भंडार है और यह भारत के कुल पेट्रोलियम उत्पादन का लगभग 66% योगदान देता है। यानी भारत में जितना तेल पेट्रोल आता है ना, उसमें 66% कहां से आता है, ये मुंबई हाई क्षेत्र से आता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है बाबू पूर्वी तट प्रदेश। कौन सा है, पूर्वी तट प्रदेश, ये पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। यह क्षेत्र कृष्ण और गोदावरी नदियों के बेसिन तथा उनके मुहानों के समुद्री इलाकों में फैला हुआ है। आगे लिखा है सर, नारीमनन में और कोविलपट्टम यहाँ के मुख्य तेल क्षेत्र है, यानी पूर्वी तट प्रदेश के। हाल ही में गोदावरी कृष्ण क्षेत्र में भी तेल की खोज हुई है, याद रखिएगा, जो कि पूर्वी तट प्रदेश में है।
अगला है बाबू बाड़मेर बेसिन। यह क्षेत्र पश्चिम राजस्थान में स्थित है, याद रखिएगा। ये बाड़मेर बेसिन कहां पर है? तो पश्चिम राजस्थान में स्थित है। यहाँ का मंगला तेल क्षेत्र सितंबर 2009 से उत्पादन कर रहा है, जो 2012 तक भारत के कुल पेट्रोलियम उत्पादन में लगभग 20% योगदान प्रदान करेगा। ये किताब के अनुसार लिखा गया है सर, याद रखिएगा, जो किताब में है वही चीज, ठीक है। चलिए अगला 6 नंबर क्वेश्चन है, जल विद्युत उत्पादन हेतु अनुकूल भौगोलिक एवं आर्थिक कारकों का विवेचना करें। सुनिएगा ध्यान से सर, जल विद्युत उत्पादन हेतु भौगोलिक और आर्थिक कारक, तो सुनिएगा, जल विद्युत उत्पादन हेतु अनुकूल भौगोलिक एवं आर्थिक कारक निम्नलिखित हैं। तो भौगोलिक कारक कौन कौन है और आर्थिक कारक कौन कौन है, ध्यान दीजिएगा सर। तो जल विद्युत उत्पादन के लिए सदावाहिनी नदियां, ये क्वेश्चन लघु उत्तरीय में भी आया था, याद रखिएगा। नदी मार्ग ढाल, तीव्र जल प्रवाह और प्राकृतिक जल प्रताप आवश्यक है, जो ज्यादा हिमालयी और पहाड़ी क्षेत्रों में मिले हैं। अगला है आर्थिक कारक। जी आर्थिक कारक क्या है सर? तो आर्थिक कारकों में पूंजी निवेश, तकनीकी ज्ञान, सघन औद्योगिक क्षेत्र, वाणिज्यिक विकास और परिवहन के साधन प्रमुख हैं। भारत में दार्जिलिंग, शिव समुद्रम जैसे स्थान जल विद्युत के लिए उपयुक्त हैं। इससे न केवल बिजली उत्पादन होता है, बल्कि सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण आदि लाभ भी इससे मिलते हैं। चलिए ये था भौगोलिक कारक और आर्थिक कारक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में सभी के बारे में लिखना है। भाखड़ा नंगल परियोजना के बारे में, दामोदर घाटी परियोजना के बारे में, कोसी परियोजना के बारे में, हीराकुंड परियोजना के बारे में, रिहंद परियोजना के बारे में और तुंगभद्रा परियोजना के बारे में संक्षिप्त भौगोलिक टिप्पणी लिखना है। आपके एग्जाम में कोई भी एक उठा करके लघु उत्तरीय में पूछ सकता है, इसलिए सबको ध्यान से देखिए। लघु उत्तरीय में चलेगा और दीर्घ उत्तरीय में तो दिया ही है, सबके बारे में अलग अलग लिख दिया गया है। भाखड़ा नंगल परियोजना के बारे में दीर्घ उत्तरीय में आएगा ठीक है, अगर नहीं आएगा तो लघु उत्तरीय में इतना लिखेंगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। भाखड़ा नंगल परियोजना, तो सतलज नदी पर स्थित यह हिमालय क्षेत्र में विश्व के सर्वोच्च बांधों में से एक है, याद रखिए, सबसे ऊंचा बांधों में से एक है भाखड़ा नंगल परियोजना। इसकी ऊंचाई 225 मीटर है। इस परियोजना से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर को सिंचाई और बिजली की आपूर्ति होती है, जिसने क्षेत्र के कृषि और उद्योगों में क्रांतिकारी बदलाव ला दिया है, याद रखिएगा। यह है भाखड़ा नंगल परियोजना। अगला है दामोदर घाटी परियोजना, तो यह उसके बाद यह परियोजना झारखंड और पश्चिम बंगाल के दामोदर नदी से के बाढ़ से बचाने के लिए है। इसमें तिलैया, मैथन, कोनार और पंचेत पहाड़ी में बांध बने हैं। जी हाँ, आगे यह 1300 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन करती है और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल को लाभ पहुंचाती है। यानी कि इस दामोदर घाटी परियोजना से 1300 मेगावाट की बिजली हमें मिलता है। आगे देखिएगा, यहाँ ताप विद्युत का भी उत्पादन होता है। किस क्षेत्र में? तो दामोदर घाटी परियोजना में। अगला है कोसी परियोजना, तो कोसी नदी पर हनुमान नगर जो कि नेपाल में है में बनी इस परियोजना से 20,000 किलोवाट बिजली उत्पादन होता है, जो नेपाल को आधी और बिहार को शेष हिस्सा प्रदान करती है। कोची में बिजली में। यह क्षेत्र बाढ़ की समस्याओं के समाधान में भी सहायक है। तो कोसी नदी को तो कहा ही जाता है अपने बिहार की शोक नदी। अगला है हीराकुंड परियोजना, ध्यान दीजिएगा। यह महानदी पर उड़ीसा में स्थित है, याद रखिएगा। हीराकुंड परियोजना कहाँ है? तो महानदी पर बना है, जहां विश्व का सबसे लंबा बांध 4801 मीटर लंबाई में बनाया गया है। यह परियोजना 2.7 लाख किलोमीटर विद्युत शक्ति उत्पादन करती है और उड़ीसा एवं आसपास के क्षेत्रों में के कृषि और उद्योग में उपयोग होता है, याद रखिएगा। कितना उपयोग कर रहा है, कितना इससे बिजली मिल रहा है? तो 2.7 लाख किलोवाट बिजली हमें मिल रहा है। अगला है बाबू रिहंद परियोजना। जी हाँ, तो सोन नदी की सहायक नदी रिहंद किस नदी की सहायक नदी है? तो सोन नदी की, ठीक है, लिखा गया है। सोन नदी की सहायक नदी रिहंद पर उत्तर प्रदेश में स्थित यह योजना 934 मीटर लंबा बांध और गोविंद बल्लभ पंत सागर झील बनाती है। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 30 लाख किलोवाट है। देखते चलिए, यहाँ की बिजली रेणुकूट के अल्युमिनियम उद्योग, क्या लिखा है सर? चुर्क के सीमेंट उद्योग तथा मध्य भारत के रेल मार्गों के विद्युतीकरण में उपयोग होता है, यहाँ से जो बिजली आता है। अगला है तुंगभद्रा परियोजना, ध्यान दीजिएगा। तो कृष्ण नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा पर, कृष्ण नदी की सहायक नदी है कौन सी नदी?
तो तुंगभद्रा नदी याद रखिएगा। कर्नाटक में स्थित यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है, याद रखिएगा। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना, याद रखिएगा। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 1,00,000 किलोवाट पे है। यह परियोजना सिंचाई के साथ साथ कई उद्योगों को भी बिजली प्रदान करती है। ठीक है, चलिए अब 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किन्हीं 4 परमाणु विद्युत गृह और उनकी विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। यानी कि 4 विद्युत गृह का, परमाणु विद्युत गृह के बारे में लिखना है और उनकी विशेषताओं को स्पष्ट करना है। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो उत्तर आप लिख लेंगे सर इस तरह से कि भारत की प्रमुख 4 विद्युत गृह निम्नलिखित हैं, जिनकी विशेषताएं इस प्रकार है। तारापुर जो कि महाराष्ट्र में है, एकदम शॉर्टकट में लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा। एशिया का सबसे बड़ा है ये वाला, जल उबालने वाली इसमें 2 भट्टियां हैं। ठीक है, राणा प्रताप सागर जो कि राजस्थान में है, चंबल नदी के किनारे बना है और कनाडा सहयोग से बना है, याद रखिए। कौन सा? राणा प्रताप सागर, राजस्थान में। अगला है कल्पक्कम, तमिलनाडु में है, स्वदेशी प्रयास से इसे बनाया गया है। क्वेश्चन पूछा है सर कि स्वदेशी प्रयास से बनाया गया परमाणु विद्युत गृह कौन सा है? तो कल्पक्कम जो कि तमिलनाडु में, याद रखिएगा। 335 मेगावाट इसकी क्षमता है। नरौरा उत्तर प्रदेश में है, 2 रिएक्टर वाले 235 मेगावाट की इसकी क्षमता है। इसमें पॉइंट डाल दिया गया है सभी के लिए। ये जितने भी हैं, ये जो विद्युत गृह हैं, ये केंद्र भारत के ऊर्जा उत्पादन में महत्वपूर्ण है और थोरियम संसाधनों के उपयोग पर भी काम कर रहे हैं, याद रखिएगा। चलिए सबसे लास्ट क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन नंबर 9। शक्ति संसाधनों के संरक्षण हेतु कौन कौन कदम उठाए जा सकते हैं? शक्ति संसाधन पाठ के नाम, यानी जितने भी शक्ति संसाधन है, ऊर्जा संसाधन है, उनका संरक्षण बहुत जरूरी है। इसके लिए कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं, यही वाला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो शक्ति संसाधनों के संरक्षण हेतु निम्नलिखित महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकते हैं। तो कौन कौन? तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं हेडिंग बनाकर, पहले ऊर्जा के उपयोग में मित व्ययिता, यानी कि खर्चा कम किया जाए। देखिए, नवीन ऊर्जा स्रोत का अन्वेषण, तकनीकी विकास और अनुसंधान, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और प्रदूषण नियंत्रण और जन जागरूकता, यानी इंसानों का जागरूक होना। ध्यान दीजिएगा, सभी के बारे में लिखा गया है। पहला है ऊर्जा के उपयोग में मित व्ययिता। सुनिएगा, ऊर्जा संकट से बचने के लिए सबसे पहले ऊर्जा का संयमित और सावधानी पूर्वक उपयोग जरूरी है। जी हाँ सर, कोई भी चीज अगर हमें सुरक्षित रखना है, बचाना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? उसका सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करना सीखना होगा, जितना जरूरत है उतना ही। इसके लिए कम ऊर्जा खर्च करने वाले उपकरणों जैसे ऊर्जा संरक्षण वाले मोटर और बल्बों का प्रयोग किया जाना चाहिए। अनावश्यक बिजली का उपयोग रोकना भी ऊर्जा संरक्षण में मददगार होता है। अनावश्यक बिजली, लोग बड़ी बाईपास चलाते हैं बिजली की ना जी, चलिए जहां चलाते हैं वो जाने। 2 नंबर है नवीन ऊर्जा स्रोत का अन्वेषण। जी हाँ, नए नए ऊर्जा को हमें खोज करना होगा। सुनिएगा, पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के अलावा नए और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत जैसे कि सौर यानी सोलर वाला, पवन, ज्वारीय, भूतापीय और जैव ऊर्जा आदि के विकास और उपयोग को बढ़ावा देना आवश्यक है, क्योंकि ये कभी भी खत्म नहीं होंगे। हम इस चीज का बार बार प्रयोग कर सकते हैं, बार बार बना सकते हैं। इससे पारंपरिक संसाधनों पर दबाव कम होगा। जी हाँ, याद रखिएगा, पारंपरिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन जितने भी जो कि समाप्त हैं, उन पर दबाव कम होगा। अगला है तकनीकी विकास और अनुसंधान। हाँ, तकनीकी विकास और अनुसंधान पे ध्यान देना होगा। लिखा गया है ऊर्जा की बचत और कुशल उपयोग के लिए नई तकनीकों का विकास करना चाहिए, जैसे कि ऊर्जा कुशल मशीनों का निर्माण, यानी जो मशीन ऊर्जा निर्माण कर सके। सुनिएगा, ऊर्जा पुनः चक्रण, यानी ऊर्जा को फिर से बनाया जा सके और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का बेहतर उपयोग हो सके। ध्यान दीजिएगा सर। अगला है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। अभी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग यानी पूरी दुनिया मिलकर इस पर काम करे तो ज्यादा बेहतर होगा। ऊर्जा संकट समाधान के लिए विश्व के देशों के बीच सहयोग एवं नीति निर्धारण आवश्यक है। संयुक्त राष्ट्र संघ, ओपीईसी और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की मदद से ऊर्जा संरक्षण नीतियां बनानी चाहिए। याद रखें, क्योंकि सभी लोग मिलकर साथ देंगे, क्योंकि सभी देशों को ऊर्जा चाहिए, ये तो कंफर्म है। आगे देखिए सर, प्रदूषण नियंत्रण। जी हाँ सर, ऊर्जा उत्पादन में प्रदूषण कम करने के उपाय करने चाहिए ताकि पर्यावरण सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। प्रदूषण जितना ज्यादा कम होगा, पर्यावरण उतना ज्यादा सुरक्षित रहेगा। अब पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो हमें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी, सब चीज उपलब्ध मात्रा में हमें प्राप्त, सब चीज हमें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाएंगे। अगला है जन जागरूकता। ध्यान दीजिएगा, ऊर्जा संरक्षण के महत्व को जानना, जनता तक पहुंचाने के लिए जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, जिससे लोग अपने स्तर पर ऊर्जा की बचत प्रयास कर सके, ऊर्जा बचा सके।
हमें बिजली की चोरी नहीं करनी चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए। ज्यादा आग चाहे बिजली, मतलब कोई भी ऊर्जा संसाधन है उसमें ज्यादा फालतू में वेस्ट नहीं करना चाहिए, फालतू में प्रयोग नहीं करना चाहिए। हाँ, इस्तेमाल जितना हो बस उतना ही करना चाहिए। चलिए, तो इस तरह लोगों को जागरूक करना चाहिए। सबसे लास्ट में लिख दिया गया है बाबू, इन कदमों से न केवल ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण होगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण एवं सतत विकास को भी प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये शक्ति संसाधन के चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन आंसर है ना, सभी के सभी दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, खूब बढ़िया से कॉपी में लिख लीजिएगा बाबू। लिखने के बाद सभी लोग क्या करना है पता है, एक दो बार पढ़िएगा, खूब बढ़िया से याद हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं कल क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।